नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ 11th क्लास की दूसरी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के। इससे पहले हमने पहली पुस्तक कंप्लीट करी जिसका शीर्षक था भारत का संविधान। विद्यार्थियों, इस पुस्तक का पहला अध्याय हम सबसे पहले जानेंगे, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। विद्यार्थियों, इस कार्टून के माध्यम से ये बताया गया है कि आइए हम दूसरी पुस्तक का अध्ययन करते हैं जिसमें सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। सिद्धांत जिसमें विभिन्न विचार आते हैं, विचारधाराएं आती हैं, और इसमें हम जानेंगे कि सुकरात कौन था, सुकरात ने किस प्रकार से राजनीतिज्ञों या लोगों के विचारों में असंगतियों को खोजा। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते समय हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे राजनीतिक दर्शन की और राजनीति विज्ञान की। विद्यार्थियों, राजनीतिक दर्शन जिसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बातें आती हैं विचारों की, जिसके अंतर्गत बातें आती हैं चिंतन की, जिनके अंतर्गत बातें आती हैं ऐसे वक्तव्यों की जिसके आधार पर दर्शन यानी चिंतन किया जाता है। दूसरी बात हम करेंगे राजनीति विज्ञान की। विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों तथ्य आते हैं, आंकड़े। इन तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर राजनीति विज्ञान उसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहले जब हमने बात की राजनीतिक दर्शन जिसके अंतर्गत विचार आते हैं, राजनीति विज्ञान जिसके अंतर्गत तथ्य आते हैं। तो विद्यार्थियों, जब विचारों को फैक्ट के रूप में बदला जाता है, तथ्यों के रूप में बदला जाता है, तब वह एक सिद्धांत के रूप में परिणित हो जाता है। तो हमने क्या जाना? हमने यह जानने का प्रयास किया कि राजनीतिक सिद्धांत बनाने से पहले हमारे मस्तिष्क में एक विचार आना चाहिए, और वह विचार कितना प्रामाणिक है, कितना सत्य है, वह व्यवहारिक धरातल में आकर के हमें पता चलेगा कि व्यवहारिक धरातल में आकर के उसने कितना अत्यधिक या कितना कम अपने आप को प्रमाणित किया है। वह पता चलेगा तथ्यों से और आंकड़ों से, मतलब डेटा से हमें पता लगेगा, फैक्ट से हमें पता चलेगा कि कितना वह विचार हमारे लिए उपयोगी है। जब कोई विचार हमारे लिए बहुत अत्यधिक उपयोगी होता है, जिसके आधार पर, जिस विचार के आधार पर हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव लेकर के आते हैं, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और वह परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होता है, सक्सेसफुल होता है, और आंकड़े जब यह बताते हैं, तथ्य जब हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से वह विचार हमारे लिए उपयोगी है, तो वह विद्यार्थियों, वह विचार अपने तथ्यों के आधार पर, अपनी व्यवहारिकता की प्रामाणिकता के आधार पर वह एक सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। इसी को ही राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। अब हम एक अन्य उदाहरण लेकर के देखते हैं। हमारे सामने विचार आया स्वतंत्रता का, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, समान होना चाहिए, किसी प्रकार की राज्य के द्वारा किसी प्रकार की बंदिश या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास पूरी तरीके से कर सकता है। अब यह विचार जब संपूर्ण जनता, या हम कहें व्यवहार में जब आता है, या वातावरण में जब ये संचरण करता है, तब इसे लोग अपनाने लगते हैं। और जब इन्हें लोग अपना करके अपना उचित मार्गदर्शन करें और उचित अपना विकास करें, तो निश्चित रूप से वह सिद्धांत, वह विचार जो आया, कौन सा विचार आया? स्वतंत्रता का विचार आया। वह स्वतंत्रता का विचार एक सिद्धांत के रूप में परिणित हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक विचार किस प्रकार से व्यवहारिक आधार पर या वातावरण में संचरण करके एक सिद्धांत का रूप किस प्रकार से लेता है। तो हम जब बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता,
मानव अधिकारों की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, उदारवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद, ये सब क्या है? ये सब एक सिद्धांत के रूप में है, जिनके आधार पर हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है चलता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही हमारे मस्तिष्क में फिर से विचार आते हैं, फिर से कोई नई बात आती है, और वह नई बात जितनी जनता में स्वीकार्य होती है तब वह एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेती है। और जब इस विचार को जनता स्वीकार नहीं करती है और उसे छोड़ देती है या त्याग देती है, उसे गलत ठहरा देती है, उसे अप्रमाणित कर देती है, तो निश्चित रूप से वह सिद्धांत नहीं बन पाता है। जितने विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं वे सभी विचार उचित नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में उचित विचारों का संचरण होता है और जब वह वातावरण में संचरित होते हैं, वातावरण में प्रभाव उनका जब होता है, लोग जब उसे अपनाने लगते हैं, तो वह धीरे धीरे एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इसे ही सिद्धांत या इसे ही राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। अब हम बात करें विद्यार्थियों सबसे पहले कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। मतलब मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय बताया गया है। सबसे पहला जो बताया है उसमें आता है विवेक। सभी में मनुष्य जो है, मनुष्य जाति हम बात करें तो मनुष्य के अंतर्गत विवेक होता है। आपने कभी पशुओं में विवेक देखा है? बिल्कुल नहीं। पशुओं में कभी विवेक नहीं होता, पक्षियों में कभी विवेक नहीं होता, सिर्फ मनुष्यों में ही विवेक की बात कही जाती है। अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। मनुष्य जो होता है उसके पास विवेक होता है और वो विवेक के आधार पर जो कार्य करता है वह कार्य करने की योग्यता जो है वो अपनी एक्टिविटीज से या अपने विवेक के माध्यम से लेकर के आता है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता होती है। उस व्यक्ति के पास, उस मनुष्य के पास विवेक होता है, उसके पास एक भाषा होती है। उस भाषा के आधार पर वह आपस में, व्यक्ति व्यक्ति में, समूह समूह में, समुदाय समुदाय के मध्य क्या करता है? संवाद करता है। और संवाद करने के जो आधारशिला है या संवाद करने की जो क्षमता है वो मनुष्य में ही होती है। अन्य प्राणियों से इतर यानी अन्य प्राणियों के अलावा मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। अन्य प्राणियों के अलावा की अगर हम बात करें तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा करता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, राजनीतिक दर्शन में क्या होता है? विचार आते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, और वो विचार कैसे, अधिकतर हमारे विचार कैसे होंगे? अच्छे ही होते हैं, है ना, और वो जरूरी ही होते हैं। वांछनीय मतलब जरूरी, आवश्यक। ये आवश्यक और अच्छे विचार जो होते हैं, इन विचारों को हम किससे साझा करते हैं? हम अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से, सहपाठियों से क्या करेंगे? साझा करते हैं, है ना। उनको हम अपने विचार बताते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, डिस्कशंस होते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में ही होती है। समझ में आया विद्यार्थियों? कौन से जुड़वा पहलू हो गए? विवेक और भाषा। विवेक और भाषा के अंतर्गत होने वाले अपने विचारों की संवाद, विचारों की किस प्रकार से हम साझा कर रहे हैं, आपस में जो संवाद चल रहे हैं, ये सभी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो कौन सी दो बातें हो गई मोटे रूप में? दर्शन और विज्ञान। दर्शन में विचार आ गया, विज्ञान में आगे तथ्य। तो तथ्य कब होंगे? तथ्य तब होंगे जब वह विचार मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाला वह विचार जब व्यवहारिक धरातल पर आ जाएगा और जब लोग उसको साझा करने लगेंगे, लोग जब उसको अपनाने लगेंगे, तो वह एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेगा। तो इसमें यही बताया गया है विद्यार्थियों कि राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में ही होती हैं।
यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, मतलब हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम यह हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा समाज जो है हमेशा कैसा रहे, संगठित रहे, एकीकृत रहे, एकताबद्ध होकर के रहे, किसी प्रकार की झगड़ा, किसी प्रकार की अशांति जो है यहाँ पर विद्यमान ना हो। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमें सरकार की आवश्यकता है ही क्यों? जब हम स्वतंत्र हैं, हम विवेकी हैं, तो हमें आवश्यकता क्या है? लेकिन कुछ समाज के अंतर्गत आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो हमें असुरक्षित करते हैं, जो हमारी धन संपदा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ये सभी कार्यों को करने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? कौन सा रूप है आप बताएं? सरकार कौन सी अच्छी हो सकती है? एकात्मक यानी कि राजतंत्र, यानी कि कुलीन तंत्र, यानी कि बहुतंत्र, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं। तो ये भी हमारे मस्तिष्क में आता है कि सरकार हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सी हो सकती है। क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है? यह भी एक विचार है कि कानून हमारी आजादी को सीमित करता है या आजादी को और खुले रूप में लेकर के आता है। तो यह भी एक हमारे सामने प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि कानून हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है, हमारी आजादी में व्यवधान पैदा करता है। लेकिन कुछ, या हम कहेंगे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, कानून नहीं होगा तो हम आजाद रह ही नहीं पाएंगे। राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है? मतलब राजसत्ता यानी कि राजा का शासन यानी सरकार नागरिकों के प्रति किस प्रकार से जवाबदेह हो सकती है, क्या क्या वैसे कार्य करने चाहिए। नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है? नागरिक के रूप में एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति, एक नागरिक का अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, क्या देनदारी होती है। यह सभी विचार जो है एक व्यक्ति के अंतर्गत, एक मनुष्य के अंतर्गत निश्चित रूप से हमेशा आते हैं। अब बात आती है, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार के प्रश्नों की प्रामाणिकता करता है कि ये जो सिद्धांत हैं, कौन से? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये जो मूल्य हैं हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक हैं, क्या इन्हें सुव्यवस्थित रूप से हमारे लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सभी हमारे लिए जब प्रमाणित हो जाते हैं, अनुप्रमाणित हो जाते हैं, व्यवहारिक रूप में आ जाते हैं, तो ये सिद्धांत का रूप ले लेते हैं और ये सिद्धांत के रूप में बन चुके हैं। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह इनके अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ के महत्व की व्याख्या करता है। जैसे कि स्वतंत्रता समानता के बिना बेकार है, समानता स्वतंत्रता के बिना बेकार है, और जब न्याय नहीं होगा तो स्वतंत्रता समानता भी बेकार है। तो इन सब का संबंध अवधारणाओं के आधार पर भी इनका महत्व होता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर, क्या यह अतीत यानी कि प्राचीन काल में और वर्तमान प्रेजेंट के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि पहले हमें कितनी आवश्यकता थी इन सिद्धांतों की और आज हमें कितनी आवश्यकता है इन सिद्धांतों की। ये कौन करता है? ये चीजें जो है राजनीतिक चिंतकों के माध्यम से तय की जाती हैं। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, ये सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता, समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि विद्यालय है, दुकान है, बस है, ट्रेन है, ये सभी चीजें, ये सरकारी कार्यालय हमारे लिए कितनी आवश्यक है और इनमें हमें कितनी स्वतंत्रता और समानता का हमारा उपभोग कितना होना चाहिए, ये सभी वास्तविकता की परख पर आधारित होते हैं। और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। क्या मतलब निकला इसमें
कि यह भी दिखाता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं इनकी, कैसे वर्तमान संस्थाओं को और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसका परिमार्जन किया जाए। कहने का मतलब यह है कि ये जो सरकारी संस्थाएं हैं या नौकरशाही यानी लोक सेवक हैं, ये किस प्रकार से हमारे नीतियों के अनुपालन के लिए हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से यह हमें और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए अत्यधिक रूप से उचित है, इन सभी का होना हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये सभी किस आधार पर सुनिश्चित होती है? ये सुनिश्चित होती है कि हम इनका पालन कितना करते हैं, अनुपालन हम कितना करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामायिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचना। मतलब राजनीतिक सिद्धांत कहता है कि कोई भी राजनीतिक विचार है या कोई भी समाज में विचार आता है तो उसको सोचने का हमारा तरीका कैसा होना चाहिए, चिंतन का हमारा तरीका कैसा होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। और इतना तर्क संगत होना चाहिए कि हम विभिन्न प्रकार की राजनीतिक घटनाओं से उसे आंकें, उसका परीक्षण करें, उसका प्रशिक्षण करें, हम उसको जांचें, परखें और तभी जाकर के उस विचार को हम व्यवहार में लाने का प्रयास करें। आगे देखिए, इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो हम इसको स्पष्ट रूप से और समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति क्या है। राजनीति के बारे में हम हमेशा वार्ता करते हैं, बात करते हैं कि अन्य व्यक्ति राजनीति कर रहा है, अन्य दूसरा व्यक्ति राजनीति कर रहा है, आजकल राजनीति बहुत लोग कर रहे हैं, इस प्रकार के वक्तव्य हम सुनने में हमारे आते हैं। तो हमेशा हम राजनीति का नकारात्मक अर्थ ही हम देखते हैं कि राजनीति करने वाला व्यक्ति या राजनीति जो कर रहा है वो नकारात्मकता लिए हुए है, लेकिन हम उसके दूसरे पहलू पर विचार कभी नहीं करते हैं। राजनीति निश्चित रूप से राज करना, नीतियों के आधार पर राज करना, शासन करना कहलाता है। उन नीतियों के आधार पर शासन करना जो देश के कल्याणकारी या देश के लोक कल्याणकारी या देश की भलाई के लिए होती है, उसे हम राजनीति कहते हैं। तो राजनीति का जो उचित अर्थ हमें लगाना चाहिए या जो राजनीति का जो उचित अर्थ होता है वास्तव में, वह होता है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना, बिना किसी अपेक्षा के जनता की सेवा करना। फिर बात आती है जनता की सेवा करने के लिए तो समाज सेवक हैं, लेकिन समाज सेवक सिर्फ और सिर्फ समाज में कुछ विक्षिप्त लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन राजनीति के अंतर्गत पूरे शासन में रहने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन सेवा की जाती है। जनता की सेवा होगी, जनता उस सेवा से विकास करेगी, अपना उत्थान करेगी और निश्चित रूप से देश का और राष्ट्र का भी विकास होगा। तो ये होती है राजनीति। तो आगे देखते हैं, लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं, मतलब उठापटक से जोड़ते हैं, प्रपंचों से जोड़ते हैं, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति क्या होती है, जो राजनेता करते हैं, जो करवाते हैं, वो राजनीति होती है। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे करते, बड़े चढ़े दावे करते और विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों से में निष्ठुरता में रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ देते हैं। वो अन्य लोग क्या है, जब इस प्रकार की गतिविधियां देखते हैं तो कहते हैं कि राजनीति एक प्रकार का घोटाला है। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है विद्यार्थियों कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लग जाते हैं और इन स्वार्थ में लगे हुए लोगों को हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहा है या वे राजनीति कर रहे हैं।
यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हुए देखते हैं, किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते हुए जब हम देखते हैं, और दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। ऐसी राजनीति उसे नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ परकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। विद्यार्थियों, हम राजनीति से दूर भागने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं होते हैं विद्यार्थियों, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। ये अलग बात है विद्यार्थियों कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वे अपने को इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं, अपने आप को उसी आधार पर ही मोड़ लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमारा जो सामना होता है वो विरोधी छवियों से होता है। इसलिए हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिसमें हमें अलग रहना चाहिए, इसे पीछे छोड़ा रहना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार की असमंजसता जो है हमेशा विद्यमान रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। कहने का मतलब है, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम राजनीति का संबंध किस प्रकार से देखते हैं कि हमारा स्वार्थ जो है सद जाएगा, यानी स्वार्थ जो है पूरा हो जाएगा। हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग होता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, गांधी जी क्या कहते हैं कि राजनीति क्या है, एक सांप की कुंडली की तरह है जिसने हमें जकड़ लिया है और इससे हम जूझने के सिवाय हमारा और कोई नहीं, हम जूझते रहेंगे इससे, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर, मतलब जब तक राजनीतिक संगठन के अंतर्गत या सामूहिक निर्णय के आधार पर किसी प्रकार का अगर निर्णय नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय होना या इस प्रकार के ढांचे का होना हमारे लिए आवश्यक होता है। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं, यानी उनका निर्माण हुआ है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, ये राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती हैं। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति, शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए होती हैं, उन्हें सहायक बनाने के लिए होती हैं। लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल देती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल भी बंद हो जाते हैं और इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते हैं, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित होती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने का और बेहतर रोजगार पाने के अवसर भी मिलते हैं। विद्यार्थियों, चूंकि सरकार की कार्यवाहियों को हम
पर गहरा असर पड़ता है। सरकार जो कार्य करती है हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, चाहे वो नकारात्मक कार्य करती है तो भी हमारे पर असर पड़ता है और सकारात्मक कार्य करती है तो हमारे ऊपर असर पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं, सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा, हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं है। हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है, क्या वांछनीय है और क्या नहीं है। मतलब हमारे समाज के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल होती हैं, बहुत सारी वार्ताएं, संवाद शामिल होते हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। तो दूसरी स्तर पर से जनता संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव होता है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। तो क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? तो राजनीति का यदि हम सकारात्मक अर्थ लें तो राजनीति के अंतर्गत सभी को भाग लेने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उन सभी पहलुओं को हम जान पाएंगे, उन सभी राजनीतिक विषयों के बारे में हम चर्चा कर पाएंगे जो हर एक जनता में रहने वाले समाज में रहने वाले हर लोग के लिए, हर जनता के लिए जो है वो आवश्यक होती हैं, जो समाज की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत और के अंतर्गत राजनीति क्या है, राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, राजनीति की सकारात्मकता क्या होती है, किस प्रकार से हमारे लिए राजनीति के अंतर्गत सत्तारूढ़ सरकार हमारे लिए नीतियां बनाती है, विकास के कार्य करती है, योजनाएं तैयार करती है, इन सभी को हमने आज जानने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में हर एक व्यक्ति लिप्त होता है या संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत रहकर व्यक्ति जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कराने के लिए, यानी कि जनता की इच्छाओं को, मांगों को पूरा कराने के लिए हर संभव संगठन बनाता है, समुदाय बनाता है, संघ बनाता है और अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है। तो इसीलिए राजनीति हमारे लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं और इसी पाठ का दूसरा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत से हम क्या पढ़ते हैं। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो तक आपसे विदा लेते हुए आपसे नमस्कार और आपके साथ फिर वापस से मिलने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।